हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को राम राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम आज पंचायती राज संस्थाओं के बारे में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। कल हमने कुछ समितियां, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखा, अशोक मेहता समिति, एमएल कुमावत समिति। ठीक है, इस प्रकार की हमने समितियों के बारे में देखा। और आज की क्लास में हम संवैधानिक संस्थाओं का, जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, इनका संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, कौन कौन से वह आर्टिकल है जिसके माध्यम से इसका उल्लेख किया गया है, हम उन अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायत राज संस्थाओं का संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हम पढ़ेंगे, यहां तक इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पंचायत राज संस्थाएं, संवैधानिक प्रावधान 243 से 243 ओ। ठीक है, सबसे पहले पहला अनुच्छेद है 243। इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 243 में है पंचायत राज संस्थाओं की परिभाषाएं, कि पंचायत राज संस्थाएं क्या होती है, इसके बारे में 243 में बताया गया। ठीक है, तो परिभाषाएं याद रखना आप, ओनली परिभाषाएं। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 243 ए। 243 ए में है ग्राम सभा का प्रावधान। पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 243 ए में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम ग्राम सभा के बारे में क्या क्या प्रावधान है इसमें, तो इसकी संरचना की बात करें तो इसमें सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये 3 व्यक्ति इसमें रहते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के पंजीकरण मतदाता, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है इसकी संरचना में, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम सभा के पंजीकरण मतदाता। ठीक है, ग्राम सभा एक स्थायी सदन है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, एक स्थायी सदन है। ठीक है, ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा का पंजीकरण मतदाता होता है। ठीक है, ये इसका अध्यक्ष होता है, सरपंच होता है, फिर उप सरपंच और ग्राम सभा का पंजीकरण मतदाता भी इसका अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, बैठकों की बात करें कि ग्राम सभा की बैठकें कब होती है, कौन कौन सी बैठकें होती है, इसमें किस तारीख को होती है, ये सारी बात हम करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा में। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्राम सभा की बैठकें। सबसे पहले बात आती है तो बैठकें कौन बुलाता है, ग्राम सभा में कौन बुलाएगा। आप ऐसे ही सोच लो, सामान्य बात है, सरपंच बुलाएगा या उप सरपंच बुलाएगा। ठीक है, या वीडियो। बैठके कौन बुलाता है, तो सरपंच, उप सरपंच, वीडियो। वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बैठके बुलाता है। कितनी बैठकें की जाती है, तो संवैधानिक प्रावधान तो 2 बैठकों का है, लेकिन 4 बैठकें कर सकते हैं। कब कब, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, 1 मई विश्व वो श्रम दिवस है इस दिन, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। 4 बैठकें इस प्रकार बुलाई जा सकती है। ठीक है, एक साल में, है ना। अब बात करते हैं गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति कोरम का मतलब क्या है, आप पहले मैं बता दूं। गणपूर्ति मतलब कोरम का अर्थ है कि कोई भी बैठक कर रहे हैं हम, कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ही। तो ग्राम सभा का कोरम कितना है, उसकी गणपूर्ति कितनी, तो 1/10 सदस्य। 1/10 सदस्य तो जरूरी है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 243 बी की बात करते हैं। अनुच्छेद 243 ए हमने देख लिया है। अनुच्छेद 243 बी की बात करें तो इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 243 बी 1 में त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सी 3 व्यवस्थाएं, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छूट प्रदान की गई है 243 बी 2 में। मतलब जो 20 लाख से कम जनसंख्या है वो कोई भी बना सकता है, इसमें उसको छूट प्रदान की गई है। ठीक है, अगली बात करें हम 243 सी की बात करते हैं हम, बी हो गया। 243 सी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का गठन, वेरी इंपोर्टेंट है। 243 सी पंचायत राज संस्थाओं का गठन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में है। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जो तीनों स्तर होते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड पंच, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप चुनाव का मतलब क्या है, कि इनको जनता के द्वारा मतदान के माध्यम से चुना जाता है इन उम्मीदवारों को। ठीक है, तो होता है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष होता है कि ये बिना मतदान के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। हम जिसको वोट देते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है तीनों स्तर पर। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एमपी, एमएलए, एमएलसी को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है पंचायत राज संस्थाओं में। ठीक है, अब हम 243 डी की बात करते हैं। 243 डी में क्या है,
तो आरक्षण से पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित आरक्षण का वर्णन किया गया है 243 डी में। ये मैच करवाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 243 डी में क्या है, आरक्षण। आरक्षण में पहली बात है एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी बात ओबीसी को 21%, 1999 से ये प्रावधान लागू है। महिलाओं को 1/3 2009 में बढ़ाकर, महिलाओं को कितना आरक्षण था इसमें 1/3, लेकिन 2009 में बढ़ाकर इनका आरक्षण को 50% कर दिया गया है, जो कि 2010 से लागू हुआ, ठीक है। अब हम 243 ई की बात करते हैं। 243 ई में क्या है, तो कार्यकाल है पंचायत राज संस्थाओं के जो सदस्य है, सरपंच वगैरह का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ा अपडेट हुआ है, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, शायद 1 साल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अभी तो हम इस प्रावधान के तहत बात करते हैं। 243 ई में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पद रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव का प्रावधान भी किया गया है 6 महीने के भीतर, ठीक है। 243 एफ की बात करें तो इसमें पंचायत राज संस्थाओं के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। स्थानीय निवासी होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो सरपंच बन सकता है, उप सरपंच बन सकता है और वार्ड पंच बन सकता है। 21 वर्ष याद रखना आप, इंपोर्टेंट है। 243 एफ हो गया। अब अयोग्यता की बात करते हैं कि पंचायत राज संस्थाओं के जो भी सदस्य है, अध्यक्ष है, उनकी अयोग्यताएं क्या क्या है। तो अयोग्यता की बात करें तो राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 में दोषी पाया गया हो अगर वो व्यक्ति, तो उसको इसका सदस्य या फिर इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान है तो भी नहीं बनाया जा सकता है, और वो किसी लाभ के पद को अगर ग्रहण कर ले तो भी उसको इसका अध्यक्ष सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ आर्टिकल के माध्यम से समझा। इसके बाद आगे के आर्टिकल देखेंगे हम, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के बारे में हमने संवैधानिक प्रावधान देखा, अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में इसका वर्णन है। 243 में है परिभाषाएं, 243 एक में है ग्राम सभा का प्रावधान। इसकी संरचना में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच होते हैं। ग्राम सभा के पंजीकरण मतदाता भी इसमें शामिल है। ग्राम सभा एक स्थायी सदन है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सभा का पंजीकृत मतदाता होता है। बैठ के संवैधानिक प्रावधान तो 2 बैठकें हैं, लेकिन वर्ष में 4 बैठकें बुलाई जा सकती है। सरपंच, उप सरपंच, वीडियो इस प्रकार के बैठकें बुलाता है 26 जनवरी पर, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर को। संवैधानिक प्रावधान तो 2 बैठकों का है। गणपूर्ति कोरम 1/10 सदस्य, न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। 243 बी में है त्रिस्तरीय व्यवस्था, 243 बी एक में है 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छूट प्रदान की गई है 243 बी 2 में, ठीक है। 243 सी की बात करें तो पंचायत राज संस्थाओं का गठन, सदस्यों का चुनाव तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी बिना चुनाव के। एमपी, एमएलए, एमएलसी को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। 243 डी में है आरक्षण, ओबीसी को 27% 2009 से 1999 से ओबीसी को 27%, एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को 1/3 2009 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो कि 2010 में लागू हुआ। 243 ई की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पद रिक्त की स्थिति में 6 माह में चुनाव करवाया जाएगा। 243 एफ की बात करें तो योग्यताएं, स्थायी निवासी होना चाहिए उस पंचायत का, 21 वर्ष उसकी आयु हो। अयोग्यता की बात करें तो राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के अगर अंतर्गत अगर वो दोषी हो, लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, या फिर 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 या 2 से अधिक संतान, 2 संतान तो चलेगी, 2 से अधिक संतान होने पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये आर्टिकल देखे। अब हम बात करते हैं 243 जी। अब हम बात करते हैं, कुछ नोट लगे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की याद रखना। योग्यताओं और अयोग्यताओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको आप अच्छे से याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, नोट लगा के पहला पॉइंट है, कुष्ठ रोग से ग्रसित भी निर्वाचन का पात्र होगा 2018 से। 2018 से पहले की जो भी बात करें तो जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित था उसको पंचायत राज संस्थाओं में पात्र नहीं माना जाता था, लेकिन 2018 से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी निर्वाचन का पात्र है। परिवार के दिव्यांग को संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात भी कही गई कि जो परिवार का दिव्यांग है उसको संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा 2018 से। पंचायत राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई है 2014 से।
लेकिन इस प्रावधान को 2019 में समाप्त कर दिया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत जो शैक्षणिक प्रावधान लागू किया गया था, उसको पंचायत राज संस्थान का जो कानून था, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। और शौचालय की अनिवार्यता का भी शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 243 जी। 243 जी में है पंचायत राज संस्थाओं के कार्य। पंचायत राज संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है? तो सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना और उनका क्रियान्वयन करती है पंचायत राज संस्थाएं। 243 एच में है पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोत। क्या क्या वित्तीय स्रोत है, कहां कहां से पैसा आता है इनके पास? तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित फत व मेला कर, ये तो लेते ही हैं। अब ग्राम पंचायत के पास कहां से पैसा आता है? तो ग्राम पंचायत के पास जो ग्राम पंचायत निधि है, इसका प्रयोग सरपंच और वीडियो के हस्ताक्षर के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत निधि का जो प्रयोग है सरपंच और वीडियो के हस्ताक्षर के बाद किया जाता है। ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति निधि। ठीक है, ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति निधि, जिला परिषद निधि, ये है पंचायत राज संस्थाओं, पंचायत संस्थाओं के पैसे के स्रोत। तो ग्राम पंचायत निधि, इसका प्रयोग सरपंच और वीडियो के माध्यम से किया जाता है। पंचायत समिति निधि, इसका प्रयोग प्रधान और वीडियो के माध्यम से किया जाता है। परिषद, जिला परिषद निधि, इसका प्रयोग या इसका उपयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखा अधिकारी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जिला परिषद निधि का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत निधि का प्रयोग सरपंच वीडियो, पंचायत समिति निधि का प्रयोग प्रधान और वीडियो, और परिषद निधि का प्रयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखा अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 243 आई। 243 आई वैसे इंपोर्टेंट भी है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है 243 आई में है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है और सदस्य है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी एक सलाहकारी आयोग है। ठीक है, कार्य क्या क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को राजस्व का हस्तांतरण की सिफारिश करना, पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान की सिफारिश करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 243 जी जे। ठीक है, 243 जे में क्या है? 243 जे में है लेखा परीक्षण, पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये विधानमंडल के द्वारा की जाती है। 243 के की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है 243 के में। ये आई तो है वित्त आयोग का और के में है राज्य निर्वाचन आयोग का। दो ही इंपोर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। 243 एल में है कानून का संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन होना। 243 एल में है कानून का संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन। और 243 एम में क्या है? बहुत बड़ी बात है 243 एम में कि पंचायत राज संस्थाओं का जो कानून है ये इन राज्यों में लागू नहीं होगा या इन राज्यों को इससे छूट दी जाएगी। और राज्य कौन कौन से हैं? 243 एम में है मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, 243 एन में है चलायमान कानूनों व संस्थाओं का बना रहना। जो भी कानून चल रहे हैं उनको बना रहना 243 एन में है, उनको छेड़छाड़ नहीं करना। और लास्ट में 243 ओ में है पंचायत राज चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप को बाहर किया गया है या फिर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। इसमें 243 ओ में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने सारे अनुच्छेद देख लिए हैं। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। नोट लगा कि हमने देखा कि कुष्ठ रोग से ग्रसित भी निर्वाचन का पात्र होगा 2018 से। परिवार के दिव्यांग को संतान की गणना में नहीं शामिल किया गया 2018 से। पंचायत राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई 2014 से। इस प्रावधान को 2019 में समाप्त कर दिया गया राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत। शौचालय की अनिवार्यता की गई। 243 जी में है पंचायत राज संस्थाओं के कार्य। क्या क्या कार्य है? तो सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कर्तव्य, सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना तथा क्रियान्वयन करना। 243 एच में है पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोत, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित फत व मेला कर, तो लेगा ही सही। ग्राम पंचायत निधि सरपंच वीडियो के हस्ताक्षर के माध्यम से इसका प्रयोग। ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति निधि, जिला परिषद निधि, ये तीन भी रहेगी। ग्राम पंचायत निधि में सरपंच वीडियो रहेगा मुखिया, पंचायत समिति निधि में प्रधान वीडियो, जिला परिषद में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखा अधिकारी। 243 आई की बात करें, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य। सलाहकारी आयोग है। कार्य देखिए इसके, तो राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को राजस्व का स्थानांतरण की सिफारिश करना, पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान की सिफारिश करना। 243 जे में है लेखा परीक्षण विधानमंडल के द्वारा। 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243 एल में है कानून का संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन। 243 एम में है कुछ राज्यों को छूट दी गई है इस कानून से, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र। 243 एन में है चलायमान कानूनों व संस्थाओं का बना रहना। 243 ओ में है पंचायत राज चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार से हमने सारे अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए हैं।